Welcome to our channel Easy and Deep Way. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं सरिता और मैं आपके लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर नया टॉपिक लेके आई हूं जो है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, 16 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स के लिए भी ये पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियोस का लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाते वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए t.me/EADWC, जिससे आपको टाइमली हर एक नई वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे। और प्लीज इजी एंड डीप वे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हर नई वीडियो के अपडेट्स टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और डिट्टो कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, इसका महत्व समझाइए। या फिर डिस्कस द एम्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। तो मतलब हम जब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें हर एक उसके सिग्निफिकेंस को, नीड्स को, फीचर्स को, एम्स को एक्सप्लेन करना है। और ऐसे भी आया हुआ एग्जाम में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो वो डिटेल में ही पूछेगा, वो थोड़ी सी बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके दे देगा। आप इसको बिल्कुल जैसे मैंने बताया डिट्टो ऐसे ही एग्जाम में लिखोगे तो आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है सीसीई। तो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो देखिए इसके नाम में ही है क्या, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार किसी भी स्टूडेंट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करना, इवेल्युएट करना। और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जिसमें हम स्कोलास्टिक यानी कि जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज या फिर हमारे करिकुलम हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और को स्कोलास्टिक जो स्कूल एक्टिविटी के अलावा होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इवैल्यूएशन के टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली 2 वीडियोस में, जिसमें हमने इवैल्यूएशन का मीनिंग, डेफिनेशन, सारी चीजें डिटेल में किए थे। और इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताया है। ठीक है, तो सीसी को हम क्या कह सकते हैं कि सीसी में क्या करते हैं कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, खुद की ही इवैल्यूएशन करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, फीडबैक इकट्ठे करते हैं, रीटेस्टिंग होती है, करेक्टिव मेजर्स होते हैं, डायग्नोस, किसी भी प्रॉब्लम्स है उसको ढूंढते हैं और कंटिन्यूसली रेगुलरिटी के साथ उस प्रॉब्लम को हम अपने मेजर्स को अचीव करने में लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, अब हमने पढ़ा कि असेसमेंट भी होता है इसमें। मोस्टली जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है यानी कि मूल्यांकन या फिर आंकलन कह सकते हैं, वो एक ही जगह पे यूज होती है। तो इसमें हम 2 चीजों को यूज करते हैं। स्कोलास्टिक, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस हो गया। इसमें कैसे हम सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन करते हैं, वे बच्चे को मार्क्स देते हैं, प्रमोट करते हैं, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट को देखते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है भी, पेस ऑफ लर्निंग कैसी है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर, सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। को स्कोलास्टिक में क्या होता है, जो स्कूल के बाहर की एक्टिविटी होती है, जैसे लाइफ स्किल हो गया, इसमें हम अपनी थिंकिंग स्किल को, इमोशनल स्किल को, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करते हैं। वर्क एजुकेशन को, विजुअल एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स को, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज को, स्कोलास्टिक एक्टिविटीज को, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को, ये सारी की सारी हमारी को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज होती है, इनसे डील करते हैं भी। कैसे हम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहें ताकि हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। फिर है इसमें क्या है, समेटिव और असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए, जिसमें क्या होता है, समेटिव में क्या होता है भाई, ईयर एंड पे एक ही जो सारी असेसमेंट की जाती है बच्चे की, चाहे वो जैसे यूनिट टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, उनको कंबाइन करके उसका एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। जैसे इसके टाइप्स गिवन है, जैसे एग्जाम्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इनके थ्रू फाइनल एक उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। और ये एक ही बार होती है, कब,
ईयर एंड पे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये फ्रिक्वेंटली होती रहती है, जैसे यूनिट टेस्ट के जरिए ले सकते हैं, मंथली टेस्ट के जरिए। इससे क्या होता है कि जो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूटी में मेजर कर सकते हैं, और साथ साथ हम क्या है फीडबैक के थ्रू भी उसकी इफेक्टिव लर्निंग को जज कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे डिस्कशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, लर्निंग लॉग्स हो गया, ग्रुप प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको लर्न नहीं करनी, आपको सिर्फ समझना है। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, असेसमेंट के टाइप्स होते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव, और आगे भी हम इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे कि ये क्या है। फॉर्मेटिव एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, समेटिव क्या है, एक एंड प्रोसेस है भी, एक जब ईयर एंड पे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं। तो इन चीजों का यूज करके कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को किया जाता है। और साथ साथ इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटिव डोमेन को। तो किसने दिए थे डोमेन, ये दिए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं, इसके अलग अलग लेवल दिए होते हैं, जैसे नॉलेज के थ्रू, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू, ये सारे के सारे हैं। फिर अफेक्टिव यानी कि अपनी फीलिंग्स के थ्रू हम कैसे लर्निंग को अचीव करते हैं, और साइकोमोटर यानी कि अपनी मोटर स्किल्स के थ्रू भाई हम कैसे, जैसे हम छोटी जैसे अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, और भी जैसे छोटी मोटी अपनी नेक को रोटेट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती है साइकोमोटर में आती है। ये लास्ट में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो सीसीई है उसमें हम अलग अलग चीजों को यूज करके, क्या क्या हमने पढ़ा कि हम स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक डोमेन को यूज करेंगे, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज करेंगे, और साथ साथ कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के जरिए कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए अचीव करेंगे। पढ़ते हैं इसमें, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू बोथ। अब हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू और समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू हम अलग अलग इन डिफरेंट एरियाज सच एज हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन के जरिए टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सी मीनिंग हो गया आपका कि भाई क्या होता है कि हम बच्चे की फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं ताकि बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के थ्रू। अब देखो, अब क्या बता रखा है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। तो मैंने बताया था the evaluation carried out during the formation of knowledge or content matter at रेगुलर इंटरवल, यानी कि लगातार हम बच्चे की जो नॉलेज उसमें बिल्ड हो रही है उसको धीरे धीरे हम उसको जज करते हैं कि भाई क्या उसने सीखा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम साथ के साथ यूनिट टेस्ट के थ्रू, वीकली टेस्ट के थ्रू, ओरल टेस्ट के थ्रू, मंथली टेस्ट के थ्रू उसको जज करते हैं। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और समेटिव में क्या होता है, द इवेल्युएशन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो एंड ऑफ द कोर्स के मतलब जब हमारा साल खत्म हो जाता है या जब हमें बच्चे को ग्रेड करना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना होता है, तब समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द कंटिन्यूस कंपोनेंट ऑफ सीसीई takes care of assessment that is carried out on continual and periodical basis and at regular interval at certain period of time। अब देखो, वैसे तो इसका नाम है जैसे continuous and comprehensive evaluation, तो इसमें summative evaluation को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो summative evaluation है उससे हम फाइनली बच्चे को क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है, उसको सर्टिफिकेट देना है, उसको ग्रेड देना है, उसमें हेल्प करता है ये। ठीक है, फिर है component of CCE takes care of assessment of all round development of the child personality। तो CCE बच्चे की का सर्वांगीण विकास करने में हेल्पफुल होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में मदद करता है। Comprehensive aspect of CCU include all the three domain of dimension of child personality। तो कौन से डोमेन होते हैं इसमें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इसका मतलब क्या है कि भाई जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज, हैबिट्स और स्किल्स, इन अलग अलग एरियाज में कैसे उसको असेस करना है, कैसे वो सीखता है, उसकी डिफिकल्टी सब कुछ पता चलता है।
ठीक है। फिर है इसमें इनकॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ सीसीई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स। तो हमने 2 टाइप के एस्पेक्ट्स पढ़े थे, कौन से थे वो, एक तो था स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स और एक था कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में क्या था उसका, कवर्स द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो जो हम स्कूल्स में सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं वो स्कोलास्टिक में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इट असेस द एकेडमिक सब्जेक्ट। तो एकेडमी में ये सब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं, यानी कि हमारे स्कूल में हो गया, कॉलेज में हो गया, किसी भी लेवल पे हो सकते हैं ये। It means the child performance or assessment of child performance in different subject areas which are taught to the student in school। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, जो स्कूल के अंदर बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में आते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, जैसे स्टूडेंट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एबिलिटी इन मैथमेटिक्स को। तो मैथ में जैसे वो फॉर्मूलाज लगाता है, वो समझता है उनको, ट्रिक्स को, मेथड्स को, उनको उसकी नॉलेज लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट हो गया। जैसे इन दिस पैटर्न 2 FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट और 1 essay यानी कि समेटिव असेसमेंट इज डन इन द फर्स्ट टर्म, दैट इज अप्रैल टू सितंबर, जहां पर सेमेस्टर सिस्टम होता है। सिमिलरली इन सेकंड टर्म, सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, 2 FA एंड 1 essay इज डन। तो दोनों ही यूजफुल होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे और समेटिव असेसमेंट पे, ताकि उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो सके। फिर है कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स। तो कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, ऑफ सीसी कवर्स को एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू द एकेडमी। तो अगर हमें सिंपल डेफिनेशन कोई पूछ ले कि स्कोलास्टिक एस्पेक्ट में क्या होता है, जो एकेडमी यानी कि स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, और कोस्कोलास्टिक जो एकेडमी और स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, को करिकुलर एक्टिविटीज। तो देखिए क्या होता है लाइफ स्किल्स के अंदर, कि देखो हम जो थिंकिंग होती है हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी खुद की अवेयरनेस होती है, हम खुद ही प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं, हमें खुद डिसीजन लेना होता है, क्रिटिकल और क्रिएटिव कैसे बनना है, अपनी थिंकिंग को कैसे हम यूज कर सकते हैं जब हमें प्रॉब्लम को डायग्नोज करना हो, उसको रेमेडीज लेनी हो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए, तो ये आएंगे थिंकिंग में। सोशल में जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गए भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, वो सारे के सारे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी, कैसे हम अपने आप को सोसाइटी में दूसरों के साथ हम इंटर रिलेट में, कैसे हमें दूसरों को समझना है और दूसरों को समझाना है। और इम्पैथी भाई, सहानुभूति, एक होता है सिंपैथी और एक होता है इम्पैथी, दोनों में डिफरेंस है। सिंपैथी क्या होता है, सहानुभूति दिखाना कि भाई हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ ये हुआ, कोई बात नहीं। और इम्पैथी होता है कि भाई उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना और उसको क्या है, उसको सोल्यूशन देना। फिर है इमोशनल। इमोशनल में क्या होगा, जैसे मैनेजिंग इमोशंस, हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है हर सिचुएशन में, पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन में। ज़्यादा अगर पॉजिटिव सिचुएशन है तो ज़्यादा खुश नहीं होना, नेगेटिव सिचुएशन है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना। डीलिंग विद स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस के साथ, क्योंकि जो आजकल की लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है, इससे कैसे डील करना है, ये सारे के सारे क्या आएंगे, लाइफ स्किल के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर है एटीट्यूड्स वैल्यूज, किसके प्रति, टीचर्स के प्रति, स्कूल्स मेट्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, मोरल और सोशल वैल्यूज को क्या कहते हैं, अपने आप को जनरेट करना भी, कैसे हम अपने अंदर जो हमारी नैतिक मूल्य होते हैं, अपना जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, उसको कैसे अपने टीचर, स्कूल और पेरेंट्स के प्रति अच्छा बना सकते हैं, वो भी कोस्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में आएंगे। फिर है को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज, जैसे साइंटिफिक स्किल होगी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स होगी, लीडरशिप एंड, और ये मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में पहले ही बता चुकी हूँ भाई, लिटरेरी होता है, क्रिएटिव स्किल होता है, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। साथ में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दैट इंक्लूड्स एरियाज लाइक स्पोर्ट्स एंड जैसे गार्डनिंग एक्सेट्रा। यानी कि देखो जो ये सारी की सारी हमने पहले पढ़ी थी, जो लाइफ स्किल के अंदर कोस्कोलास्टिक में आती है, वे लाइफ स्किल में हमने पढ़ा थिंकिंग होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, सोशल होता है, उसके अलावा जो होती है हमारी, हमें अपने एजुकेशन पे कैसे काम करना है, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स कैसे करना है, एटीट्यूड्स और वैल्यूज को कैसे हमें सीखना, अपने मोरल वैल्यूज को, एथिक्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी की सारी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। यानी कि हमें सिर्फ सीखना, पढ़ाई ही नहीं सीखनी, उसके साथ साथ
हमें अपनी जो हेल्थ है उसका भी और जो शारीरिक शिक्षा है उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, को स्कोलास्टिक अप्रोच के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर है इसमें फीचर्स ऑफ सीसीई। तो क्या मतलब उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको हम इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं कि भाई इसके एडवांटेज लगा सकते हैं, नीड लगा सकते हैं कि भाई सीसी के क्या फीचर्स, इंपॉर्टेंस या नीड्स होते हैं। देख लेते हैं, वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वही दोबारा से ये रिपीट होंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप कितने भी नंबर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे 16 का है, चाहे 20 का है, चाहे 4 का, 8 का, आप अपने आप उसको बना लोगे। और डायग्राम के थ्रू आपको क्या हेल्प मिलेगी, एग्जाम में आपको डायग्राम याद रहते हैं कि भाई हाँ ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो पढ़ते हैं, CC is school based evaluation of students covering all aspects of students development। बिल्कुल, तो all aspects सारे होते हैं, चाहे वो स्कोलास्टिक हो चाहे वो को स्कोलास्टिक हो। फिर है CC was made mandatory in नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सीसी कहाँ से मैंडेटरी किया गया है, कंपलसरी किया गया है, ये NP 1986 में किया गया था। टू इंट्रोड्यूस सीसी इन स्कूल एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म एंड फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, तो क्वालिटेटिव की भी एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बच्चे को ये देखना कि उसको कितना समझ आए, ये नहीं देखना कि उसके मार्क्स कितने आए, तो सीसीई को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर है द कंटिन्यूस एस्पेक्ट ऑफ सीसी टेक केयर ऑफ कंटिन्यूअल एंड पीरियडिकली एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। बिल्कुल, तो कंटिन्यूस का क्या है भाई, लगातार जो चलता रहे, पीरियड टू पीरियड, चाहे वो फॉर्मेटिव के थ्रू हो चाहे वो समेटिव के थ्रू है। इट रेफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट। अब असेसमेंट करनी है हमें किसी भी जरिए से हो सकती है वो, जैसे क्लास टेस्ट ले लो, यूनिट टेस्ट ले लो, टर्मिनल टेस्ट ले लो, किसी भी फॉर्म में रेगुलर टेस्ट के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना। द टेस्ट में बी फॉलोड बाय द डायग्नोसिस ऑफ द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर्स एंड रेमेडियल इंटरवेंशन ऑफ करेक्ट देम, टू करेक्ट देम। यानी कि डायग्नोस का मतलब क्या होता है, ढूंढना। हमने टेस्ट लिया बच्चे का, टेस्ट लेने के बाद उसके मार्क्स देखते हैं, अगर मान लो उसके मार्क्स अच्छे भी आते हैं तो हम उसको फिर कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उससे कंपेयर करेंगे, लास्ट वाले टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स आए थे, उसमें अच्छे क्यों नहीं आए, और लास्ट में अगर अच्छे नहीं भी आए तो नेक्स्ट में कैसे अच्छे आ सकते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को, जो बच्चे कमजोर है उनमें क्या उसकी इसको क्या रेमेडीज दे सकते हैं हम, कैसे उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं, या फिर पीयर्स के फ्रेंड्स की हेल्प से हम उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें रीटेस्टिंग। तो अभी मैंने बताया ना, डायग्नोज करेंगे हम प्रॉब्लम को, फिर अगर उसका अगर अच्छा नहीं होगा, बच्चे को समझ नहीं आया, तो उसको दोबारा से समझा के दोबारा से उसका टेस्ट लिया जाएगा। एंड गेटिंग फीडबैक may help the teachers for their self evaluation। तो टेस्ट के थ्रू ऑफ कोर्स टीचर्स को फीडबैक ही मिलेगा कि भाई हाँ बच्चे को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है टीचर्स के लिए, टीचर्स को खुद ही इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है। फिर है कंटिन्यूअल मीन्स असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जिसे बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में ही की जाए उसे बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। यानी कि बच्चे को जब समझा रहे हैं हम, उसको देखने भी उसमें पहले से कितनी नॉलेज है, कोई भी चीज है, हम जैसे क्लास में एंटर करते हैं, जब टीचिंग करते हैं तो ऐसे नहीं हमने क्लास में गए और जाते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम पहले टॉपिक शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई बच्चे को कितना आता है, उनसे पूछते हैं, जो अगर उनको आता है तो वही नहीं पढ़ाएंगे, हम उसके अलावा उसको पढ़ाएंगे, अगर नहीं आता तो उनको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। ये होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फिर है असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो ड्यूरिंग यानी कि जब हमने क्या किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हमने मान लो एक चैप्टर में से एक यूनिट करवा दी, उस यूनिट का साथ के साथ हमने क्या कर लिया, टेस्ट ले लिया, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डन इनफॉर्मली यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो मल्टीपल टेक्निक में क्या होगा, यूनिट टेस्ट ले लो, वीकली टेस्ट ले लो, मंथली टेस्ट ले लो, ओरल टेस्ट ले लो, वर्बल टेस्ट बच्चे का साथ के साथ इसके थ्रू। फिर है द comprehensive component of CCE takes care of assessment of all round development of child's personality। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, स्कोलास्टिक में भी और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में भी। इट इंक्लूड्स असेसमेंट इन, ये आ गया स्कोलास्टिक एज वेल एज को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ। ठीक है, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड
करिकुलर एरिया, बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ, जिसमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, मैंने बताया था पहले डायग्राम के थ्रू। और को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड पर्सनल सोशल क्वालिटीज, जैसे लाइफ स्किल पढ़ा था हमने, जिसमें थिंकिंग, सोशल और इमोशनल स्किल आती है। को करिकुलर एक्टिविटीज आते हैं हमारे एटीट्यूड्स और वैल्यूज आते हैं, भाई हमारे मोरल वैल्यूज होगी, एथिक्स हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट हो गए, डिसिप्लिन हो गया, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, फिर है इवेल्युएशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर दीज टू एरियाज। कौन से एरिया? स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक आर एंटायरली डिफरेंट इन नेचर। कैसे होते हैं? जैसे द स्कोलास्टिक एरिया कैन बी टेस्टेड थ्रू रिटन और ओरल टेस्ट। बिल्कुल भाई, हमने टेस्ट ले लिया बच्चे का, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, हम उसको जज कर सकते हैं उसके मार्क्स के थ्रू। भाई इतने उसके मार्क्स आए, हमें पता चल जाएगा भाई कितना उसको आता है और कितना नहीं आता। वेयर एज को स्कोलास्टिक एरिया कैन बी असेस्ड बेसिकली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड सिमिलर टेक्निक। तो को स्कोलास्टिक में क्या होगा भाई, जैसे बच्चा खेल रहा है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हाँ वो कितने अच्छे से किसी भी एक्टिविटी में, कोई भी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स में, तो वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर वो फास्ट लर्नर है, मतलब वो अगर किसी भी चीज में अच्छा है तो उसको और ज्यादा अच्छा बनाना है, और अगर नहीं है तो उसको कैसे बिल्कुल अच्छा बनाना है। तो ये मतलब ऑब्जर्वेशन टेक्निक के थ्रू हमको स्कोलास्टिक एरिया को डील करते हैं। ठीक है, फिर है नीड फॉर सीसीई। तो जैसे अगर वो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है, नीड भी पूछ सकता है, एम्स भी पूछ सकता है, तो उसमें हम इसको इन सारे पॉइंट्स को डिट्टो लिख सकते हैं एग्जाम में, आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला है सीसी इज नीडेड टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक प्रोफाइल। होलिस्टिक क्या होता है? सर्वांगीण विकास। तो होलिस्टिक में हम क्या देखते हैं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं करवानी, उसका मेंटल लेवल, ठीक है, कि भाई उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसको चीजें मतलब स्ट्रेस तो नहीं होता, एंजाइटी तो नहीं होती, पीसफुल तरीके से सीखता है, हैप्पीनेस सीखता है, वो सारी चीजें। इमोशनल लेवल की, भाई अगर हम उसको ज्यादा डांटेंगे वो इमोशनल हो जाएगा, उसको नहीं सीख पाएगा ज्यादा, उसको मतलब कोई भी चीज ऐसे कि बैलेंस करके चलना है। फिजिकल उसका जैसे सारी एक्टिविटीज में उसकी हेल्थ के से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज उससे करवानी है। सोसाइटी में जैसे अपने पीयर्स के साथ सोसाइटी में कैसे वो बिहेव करता है, कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे उसके। स्पिरिचुअल में हम देखेंगे कि भाई कैसे वो अपनी साउल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो होलिस्टिक यानी कि हमने उसका सर्वांगीण विकास करना है, ना कि सिर्फ उसको रटवाना है। ठीक है, कि थ्रू असेसमेंट ऑफ बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। मतलब कहीं ना कहीं ये बस स्कूल और स्कूल से बाहर एक्टिविटीज को ही इंक्लूड करता है। आइडेंटिफाई द लेटेंट यानी कि हिडन टैलेंट ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट एरियाज। बिल्कुल, कई बच्चे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हम किस चीज में स्ट्रोंग है, कि कैसे हमें अपने आप को बाहर लेके आना है, किस चीज को। अगर मान लो कई बच्चे होते हैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन हिंदी में अच्छे नहीं होते, कई होता है हिंदी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनको इंग्लिश समझ नहीं आते, कई मैथ में अच्छे होते हैं, कई साइंस में से, मतलब उनके अंदर के इस टैलेंट को, हिडन टैलेंट को बाहर निकालना। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स में कोई किसी एक्टिविटी में बेहतर होते हैं, कोई किसी में, तो इनका विकास कौन करता है? एक टीचर करता है सीसीई के थ्रू। फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट। तो क्यों जरूरत है इसकी? कि जो स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उसको लगातार प्रेज करना, बढ़ावा देना, ऐसे स्ट्रेटजी बनाने में भी सीसीई हेल्पफुल होता है। फिर है सजेस्ट सुटेबल टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट इवेल्युएशन। तो टूल्स टेक्निक्स क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल मैकेनिज्म, कि बच्चे को जब हम सिखा रहे हैं कि एक तो हम बिल्कुल पूरी क्लास में हम सबको बता रहे हैं, और एक बिल्कुल फॉर्मली और इनफॉर्मल, जैसे हम पर्सनली उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू, एक्स्ट्रा मतलब केयर के थ्रू हम उसको कैसे सिखा सकते हैं। फिर यूज इवेल्युएशन एज ए टूल फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एज अ ऑफ द स्कूल एंड द स्टूडेंट। बिल्कुल, तो उसको स्कूल में भी और स्टूडेंट्स को भी पर्सनली कैसे उन पे फोकस किया जाता है। प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग स्कूल। बिल्कुल, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, कोर्सेज एंड करियर्स। बिल्कुल, तो सीसीई के थ्रू बच्चे का, जैसे अगर मान लो उसने स्कूलिंग कंप्लीट भी कर ली, तो अगर वो किसी भी सब्जेक्ट्स में बेटर है, स्कूल में पहले बात तो वो जब 10th के बाद +1 +2 में उसको चूज करना होता है कि भाई हाँ डिसीजन लेना होता है, हम कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, उसमें भी सीसी हेल्पफुल करता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में वो बेस्ट है। फिर उसके जब वो स्कूल पास आउट कर लेता है, भी कौन सा कोर्स ऑप्ट करे, फिर वही है कि भाई हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें या फिर कोई और नई फील्ड में जाएं जैसे यूपीएससी आईएएस। तो ये सारी चीजों में डिसीजन लेने में सीसीई हेल्पफुल होता है।
By continuous evaluation, children can know their strengths and weakness. तो SWOT एनालिसिस होता है जिसमें हम उसके थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को डील करते हैं, उसमें भी CCE हेल्पफुल होता है. इट हेल्प्स अ लर्नर टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच मोर एम्फेसिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. फिर है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE. तो क्या उद्देश्य है, यानी कि एम्स कह सकते हैं हम इसको, कि क्या उद्देश्य है CCE के. तो ये सबसे पहले क्या है, हेल्प करता है कोग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव एस्पेक्ट्स को, कि भाई कैसे हम जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी है उसको अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं. देखो कोग्निटिव क्या होता है कि हम बच्चे को अच्छे से, बच्चे ने क्या सीखा, क्या उसको समझाना. भाई उसको अलग अलग लेवल होते हैं, ये लोएस्ट टू हाईएस्ट चलता है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले नॉलेज, उसका ज्ञान देखेंगे, फिर उसको ने कितना सीखा, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, उसका एप्लीकेशन, उसने अप्लाई जो चीजों को सीखा उसको कैसे अप्लाई किया, एनालाइज करेंगे. फिर जो चीजें उसने जो अप्लाई करने के बाद उनको देखेंगे फिर सही किया या नहीं, सिंथेसाइज करेंगे और फिर बाद में इवेल्युएट करेंगे. तो मतलब चीजों को कैसे किया उसने, कैसे सीखा. अफेक्टिव में क्या करेंगे, उसकी फीलिंग्स को देखेंगे, फीलिंग्स की क्या है, वो कितने अच्छे से चीजों को रिसीव करता है, उनको रिस्पोंड करता है, वैल्यूइंग उसको ऑर्गेनाइज कैसे करता है, मैनेज अरेंज कैसे करता है, फिर लास्ट में कैरेक्टराइज. तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे. इनके एक एक के हर एक के फिर से सब पॉइंट्स है, भाई रिसीव करता है तो वो किन किन चीजों का यूज करता है. फिर है साइकोमोटर में उसकी मोटर स्किल्स को यूज करेंगे. जैसे हम क्या करते हैं कई बार, जैसे अपनी आंखों को झपकाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होती, ये अपने आप होती हैं. तो कई चीजें होती है, इनका भी हमें देखना है कि भाई बच्चा कितना एक्टिव है और कितना नहीं है. तो उसकी परसेप्शन, धारणाएं देखेंगे, सेट गाइडेड रिस्पॉन्स. तो ये डेव ने इनको आगे इम्प्रूव भी किया है, ये सारे के ब्लूम टैक्सोनॉमी को. तो ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. फिर कह रहा है कि टू एम्फेसाइज ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी-एम्फेसाइज मेमोराइजेशन. तो बिल्कुल जो थॉट, इन सभी चीजों के थ्रू उसकी कोग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव एस्पेक्ट्स के थ्रू हम उसके थॉट्स को, लर्निंग को एम्फेसाइज जोड़ देते हैं. और अगर उसको नहीं समझ तो बार बार उसको डी एम्फेसाइज करते हैं कि भाई कैसे, अब उसको चीजों को रटवाना नहीं है, उसको मेमोराइज कराना है, उसको समझाना है. तो मेरा भी यही मोटिव है कि मैं आपको इन चीजों को समझाऊं ना, मतलब रटवाऊं ना, सिर्फ समझाऊं. ठीक है. टू मेक इवेल्युएशन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग. तो बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा बनाना इवेल्युएशन को, क्योंकि इवेल्युएशन के जरिए ही हम पता लगा सकते हैं कि वो, जैसे अब मैंने आपको समझा दिया, अगर आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो फीडबैक की मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई आपको ये जो मेरा पैटर्न है, ये तरीका है, समझ आया कि नहीं. तो वो बहुत जरूरी हो जाता है. टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड teaching learning strategies on the basis of regular diagnosis followed by remedial instruction. बिल्कुल. तो जो रेगुलर डायग्नोसिस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. भाई उसकी प्रॉब्लम्स को ढूंढना, कि अगर जो बच्चा है उसको समझ नहीं आ रहा तो उसमें में क्या कारण है, उसके कॉजेज जानना, और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के बाद हमें उसको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के, हम क्या एक्शन ले सकते हैं उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. फिर है टू यूज इवेल्युएशन एज ए क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस. तो देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है कि भाई हाँ हमने हमने टेस्ट लिया, अगर 20 मार्क्स का टेस्ट था और 20 मार्क्स में से उसके आए 10 मार्क्स, लेकिन जो स्टूडेंट है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कि 20 में से एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 15 तो आए, 20 नहीं तो उसमें देखना कि भाई कहाँ हमारे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है, या बच्चे के समझने में तो कोई कमी नहीं है, बच्चे ने सेल्फ स्टडी किया नहीं. तो ये सारी की सारी चीजों को, कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है उनके बीच में कहाँ कमी रह गई है उसको डील करना. एंड टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. फिर टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, डिजायरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट द लर्नर. बिल्कुल. तो हमने उसको क्या करना है कि उसने कितनी चीजें सीखी है, उसके बाद हम देखेंगे उसने और कितना इच्छुक है सीखने के, और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है. अगर हम उसको ज्यादा, अगर हम अब मान लो 16 मार्क्स में सारा टॉपिक आएगा, अब ये बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे तो आपके लिए फुल मार्क्स अचीव करेगा, लेकिन वो इफेक्टिव है कि नहीं ये चीजें देखना, ये अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना, ये क्या है, एक टीचर का काम है. टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग
लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। बिल्कुल, तो अगर मैं टीचिंग करी, अगर मैंने भी कभी न कभी ये पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया, मैंने इसको एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही लिखा है, तभी मैं आपके सामने ये लेके आई हूँ कि मैंने ऐसे प्रेजेंट किया तो मुझे फुल मार्क्स मिले थे। तो बच्चे को लर्नर सेंटर की जो बच्चा है उसको केंद्रित करके एक्टिविटीज को सीखना। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम कि जो सीसी होता है वो क्या होता है, वो स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है और इसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक सभी एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसमें हम क्या क्या करते हैं, स्कोलास्टिक में उसकी अलग अलग लाइफ स्किल्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, वैल्यूज हो गए, उनको डील करते हैं। कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन के जरिए हम उसको एस्पेक्ट्स को जज करते हैं, भी बच्चे ने कितना सीखा और कितना अभी सिखा सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को देखते हैं, उसकी मोटर स्किल्स को देखते हैं। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी हम टाइमली ले सकते हैं, ईयर एंड पे उसको सर्टिफिकेट देने के लिए कर सकते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि भाई जो उसकी ग्रोथ है और वो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को इजी एंड डीप वे को सब्सक्राइब भी कीजिए और किसी भी डाउट के लिए प्लीज आप हमें फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि भाई ये कितना इफेक्टिव है। थैंक यू।